एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी सुमिता और 2 बच्चों के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। सर्दियों की रातें उनके लिए बहुत कठिन होती थी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि ये ठंड तो हमारी ये खोखली झोपड़ी तोड़ ही देगी। अरे ऐसा मत कहिए जी। अरे क्या ऐसा मत कहिए, देख तो रही हो ना, हवा और बर्फ इतनी तेज चल रही है कि धीरे धीरे खिड़कियों और दरवाजों से अंदर आ रही है। अब तो सच में भगवान ही हमें इस हालत से बचा सकते हैं। माँ, क्या हमारी झोपड़ी उड़ जाएगी? नहीं रे पगले, झोपड़ी नहीं उड़ेगी। तेरे बापू यूं ही डर रहे हैं और हमें भी डरा रहे हैं। पर हाँ, एक बात मान ले, अगर ये हवाएं यूं ही चलती रहीं तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा इस झोपड़ी का, वरना आज नहीं तो कल हम सच में बेघर हो जाएंगे। सुमिता की बात सुनकर रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। सालों की मेहनत के बावजूद वो आज तक अपने परिवार के लिए पक्का घर नहीं बना पाया था। वो हर दिन किसी न किसी परेशानी से जूझता रहा था। मैं जानता हूँ सुमिता, तुम्हें और मांडू को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूं? मजदूरी में जितना मिलता है उसमें रोटी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे आप तो बुरा मान गए। मैंने ताना नहीं दिया, बस दिल की बात कह दी। कभी कभी सोचती हूँ अगर थोड़ा और पढ़े लिखे होते तो शायद आज हमारी हालत कुछ और होती। पर छोड़िए जी, जो है उसी में खुश रहना ही ठीक है। सुमिता की बातों से रामू को थोड़ी तसल्ली तो मिली, पर मन ही मन उसके भीतर एक आग सी जल उठी। उसे लगा अगर पक्का घर नहीं बना सकता तो क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे ठंड से बचाव हो। तभी उसके दिमाग में अपने दोस्त मोहन का ख्याल आया, एक वैज्ञानिक जो हमेशा अजीब अजीब प्रयोग करता रहता था। अगले दिन सुबह रामू अपने नेक इरादे के साथ मोहन के घर पहुंचा। वहां उसने अपनी पूरी परेशानी मोहन को बताई। रामू मेरे भाई, तू बिल्कुल सही वक्त पर मेरे पास आया है। मतलब तुम्हारे पास मेरी ठंड से भरी झोपड़ी का कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ। एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ठंडी हवा से ऊर्जा निकालेगी। क्या हवा से ऊर्जा? ऐसी मशीन भी होती है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे कॉलेज के पीछे वाले बर्फीले गुफा में एक पुरानी मशीन मिली थी। आजा तुझे दिखाता हूँ। मोहन रामू को अपने प्रयोगशाला में ले गया। देख, ये रही वो मशीन। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे चलाया तो इससे गर्म हवा निकलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई हीटर हो। इसलिए मैंने ठान लिया कि इसे ठीक से बनाऊंगा और इसका पहला प्रयोग तुम्हारी झोपड़ी में होगा। बस इसमें थोड़ी मदद तुम्हारी भी लगेगी। मोहन की बात सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। दोनों मिलकर उस मशीन को सुधारने में जुट गए। सुनिए जी, क्या सच में मोहन भाई साहब कोई मशीन बना रहे हैं जो हमें इस ठंड से बचा सके? हाँ सुमिता, इस बार हम ठंड को हरा कर रहेंगे। तो इसका मतलब इस साल हमारी झोपड़ी में भी चैन से रहने का मौका मिलेगा और ठंड भी नहीं लगेगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चे। रामू और मोहन दोनों दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन अफसोस अभी तक मशीन चालू नहीं हो पा रही थी। ओहो, आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या हुआ मोहन, इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना होऊं तो क्या करूं रामू? हम दोनों ने इतनी मेहनत की पर यह मशीन चलती ही नहीं। लगता है मेरी सारी पढ़ाई और अनुभव इसके सामने बेकार साबित हो रहे हैं। मोहन को यूं निराश देखकर रामू ने उसे ढांढस बंधाया। देखो मोहन, हिम्मत मत हारो, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ये मशीन जरूर चलेगी। रामू की बात सुनकर मोहन कुछ शांत हुआ, पर उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर वो असफल हुआ तो रामू से किया वादा कैसे निभाएगा। हे भगवान, मुझसे कहाँ गलती हो रही है? मेरे सारे प्रयोग असफल क्यों हो रहे हैं?
अगर मैं सफल ना हुआ तो बेचारा रामू निराश हो जाएगा। मेरे लिए नहीं तो उसके लिए ही सही, मुझे इस प्रयोग को सफल करना ही होगा। वैसे तो मोहन बड़ा जिद्दी था, लेकिन आज वो अपनी असफलता से डर रहा था और उस डर की वजह था रामू। आजकल जहाँ लोग जरा सी परेशानी में अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ अपने दोस्त के लिए दिन रात मेहनत करना मोहन वाकई एक मिसाल था। भगवान से प्रार्थना करने के बाद मोहन फिर से अपने काम में जुट गया। वो हर रोज उस मशीन को साफ करने लगा और उसी वक्त अचानक कुछ हुआ। अरे ये क्या है? मेरी नजर आज तक इस पर कैसे नहीं गई? मोहन को मशीन के नीचे वाले हिस्से पर कुछ लिखा हुआ दिखा। 163085। ये किस तरह के नंबर हैं? लगता है इन्हें ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। मोहन तुरंत पूरी मशीन को ध्यान से जांचने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। अरे मोहन भाई, माफ करना, देर हो गई, पर ये तुम क्या कर रहे हो? रामू के आते ही मोहन ने उसे सब बताया। दोनों फिर मिलकर मशीन की गहराई से जांच करने लगे और आखिरकार उन्हें मशीन के सबसे पीछे के हिस्से में एक छोटा सा लॉकर दिखाई दिया। मोहन ने अपनी चाबी निकाली और लॉकर खोला। अंदर से एक नंबर प्लेट मिली। अरे ये क्या? यहाँ तो एक नंबर प्लेट है। क्या हुआ मोहन? रामू, मुझे यहाँ एक नंबर प्लेट मिली है। ये तो अच्छी बात है, शायद यही नंबर इसमें डालना होगा। चलो कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, वो कागज का टुकड़ा लाओ जिस पर मैंने नंबर लिखे थे। रामू तुरंत वो कागज लाया और मोहन ने बिना वक्त गवाए मशीन में नंबर डालना शुरू किया। 16308 और 5। लो, हो गया। जैसे ही उसने आखिरी नंबर दबाया, अचानक मशीन जोर से कांपने लगी और चालू हो गई। अरे मोहन, ये तो चालू हो गई रे। वही तो, इतने दिन से हम जान लगा रहे थे और ये तो बस नंबर डालने से ही शुरू हो गई। चलो अब इसे बंद करके तुम्हारी झोपड़ी में ले चलते हैं। रामू ने खुशी से हामी भर दी और दोनों मिलकर मशीन को लेकर निकल पड़े। आखिरकार पहुंच ही गए तुम्हारी झोपड़ी में। पर जैसे ही उसने इधर उधर नजर डाली, वो दंग रह गया। झोपड़ी चारों ओर से मिट्टी की दीवारों से बनी थी जो कभी भी गिर सकती थी। खिड़कियां और दरवाजे बस नाम के थे, जिनसे आती ठंडी हवा पूरी झोपड़ी को हिला रही थी। अरे रामू, तू सच में बहुत कठिन हालात में जी रहा है यार। अब क्या करूं मोहन, जिंदगी है, जैसी है वैसी ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अब सब बदल जाएगा। तेरी ये गर्मी वाली मशीन सब ठीक कर देगी, है ना? बिल्कुल। मोहन ने झटपट मशीन चालू कर दी। अचानक मशीन कांपने लगी। फिर उससे एक तेज रोशनी निकली और आवाज आई। मेरा नाम है याशुकी 101। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे ये तो बोलती है। रुक जा रामू, अब देख इसका कमाल। याशुकी 10, तुम्हारा स्वागत है इस छोटी सी झोपड़ी में। तुम्हारा पहला काम है रामू की इस ठंडी खोखली झोपड़ी को गर्म और सुंदर घर में बदल देना। मोहन की बात सुनकर मशीन तेजी से चमकने लगी। धीरे धीरे वो जोर से घूमने लगी और एक तेज गोल रोशनी फैलने लगी। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता बेटा। देखते देखते 10 मिनट बीत गए। मशीन घूमना बंद हुई और जो दृश्य सबके सामने था उसे देखकर सब दंग रह गए। अरे ये क्या? इसने तो मेरा घर ही बदल दिया। मोहन, तूने आखिर बनाया क्या है? मुझे भी नहीं पता रामू। जहाँ पहले मिट्टी की दीवारें थी, वहाँ अब चमकदार ईंटों की दीवारें खड़ी थी। ठंडी हवा की जगह भीतर गर्माहट थी। झोपड़ी अब एक पक्का सुंदर घर बन चुकी थी। ये मशीन तो जादूगरनी है जी। इसने तो हमारा सपना सच कर दिया। धन्यवाद। मैं एक क्रिएटर मशीन हूँ जो अपनी जादुई ऊर्जा से नई चीजें बना सकती है। सालों पहले मुझे वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के लिए बनाया था, पर एक हादसे में मुझे बर्फीली गुफा में फेंक दिया गया। तब से मैं निष्क्रिय थी, लेकिन अब आप सब के कारण मैं फिर से सक्रिय हो गई हूँ। अब मैं अपने सभी अधूरे मिशन पूरे करने को तैयार हूँ। मशीन की बातें सुनकर मोहन, रामू और पूरा परिवार हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि उस मशीन ने बिना कुछ मांगे
रामू का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया था, एक अपना पक्का घर। रामपुर गांव में रहने वाली रेखा बड़ी ही सुशील, सुसंस्कृत और पढ़ाई में होशियार लड़की थी। रेखा गरीब किसान की बेटी थी। घर की माली हालत बड़ी नाजुक थी। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ का हाथ बटाती। पढ़ाई करते करते जब माँ को काम करते देख रेखा मदद करने आती तो माँ उसे रोक देती। अरे रहने दे बेटा, तू पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ हो गई मेरी पढ़ाई, काफी देर से तू अकेली ही काम कर रही है। ठीक है, तू एक काम कर, तू अभी पढ़ाई कर और जल्दी सो जा। तुझे फिर उठकर कॉलेज भी तो जाना है ना? जी माँ। रेखा बगल वाले शहर के कॉलेज में जाती थी। वो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और अपनी क्लास की हर परीक्षा में अव्वल ही आती थी। लेकिन रेनू और उसके दोस्त रेखा से काफी जलते थे। वो लोग रेखा से नफरत करते थे। पता है, इसने ना टीचर लोगों पर काला जादू कर रखा है, नहीं तो हर एग्जाम में फर्स्ट कैसे आती? बताओ, नहीं तो कैसे आती हर एग्जाम में फर्स्ट? हाँ हाँ, सही कह रही है तू रेनू। इस गांव वाली का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देगी। जीना मुश्किल तो हम कर देंगे इसका। ना शक्ल ना सूरत, आई बड़ी क्लास में फर्स्ट आने वाली। रेनू शहर की अमीर बाप की लड़की थी और इसीलिए अपने कपड़ों और चेहरे की चमक धमक का खास ख्याल रखती थी। सादगी भरी जिंदगी जीने वाली रेखा को हमेशा निचले स्तर पर देखती। जब ठंड का मौसम आया, रामपुर से शहर आने वाली रेखा जब घर से निकलने लगी तो माँ ने कहा, अरे रेखा, इतनी ठंड है बाहर और तू कॉलेज जा रही है तो मफलर तो पहनकर जा। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। अरे बेटा, इतनी ठंड है, सुन मेरी बात, मफलर पहनकर जा, ऐसे मत जा। लेकिन माँ, वो काफी पुराना है। लेकिन ठंड से तो बचाएगा ना, तू पहनकर जा, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है माँ। रेखा पैदल ही गांव से कॉलेज आती जाती थी। रेखा मफलर पहनकर कॉलेज आई तो रेनू ने उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो भाई, जर्किन और जैकेट के जमाने में ये मफलर पहनकर आई है, वो भी फटा हुआ, पुराना वाला, देखो तो। अरे ये तो मफलर वाली बन गई। अरे भाई, मफलर वाली नहीं, फटे मफलर वाली बोलो, फटे मफलर वाली। रेखा इन सब से इतनी आहत हुई कि वो बहुत रोने लगी और कॉलेज के पीछे जो थोड़ा जंगल जैसा हिस्सा था वहां पहुंच गई कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। जब देखा तो उसकी क्लास के लड़के राकेश और जितेश थे। राकेश अपनी छर्रे की बंदूक लिए कहीं तो निशाना लगा रहा था। अरे यही होगा, कल यही देखा था मैंने। अरे हाँ, वहां देखो। अरे तू चुप हो जा, ध्यान लगाने दे। राकेश और जितेश एक पेड़ पर बैठे चील पर अपना निशाना लगाना चाहते थे, इसीलिए कॉलेज के पास वाले जंगल में छर्रे की बंदूक लिए घुस आए थे। जैसे ही उन्होंने बंदूक से चील पर छर्रा दागा, उन्हें एक सीटी सुनाई दी। अरे यार भाग, कल ही की तरह ये गार्ड फिर से आ गया। चील का क्या करें, उससे छर्रा लगा है, उसे बाद में देख लेंगे, अभी चल यहाँ से। कल तो छोड़ दिया था उसने, अगर आज पकड़े गए ना तो लफड़ा हो जाएगा, चल जल्दी। रेखा ये सब देख रही थी। राकेश और जितेश के जाने के बाद रेखा उसी जगह आई जहाँ पर चील पड़ा हुआ था। उफ, कितनी गहरी चोट आई है, लगता है छर्रा अंदर तक गड़ चुका है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जख्म तो अभी भर जाएगा। रेखा ने जब ये आवाज सुनी तो वो चौंक गई। अरे ये क्या, तुम बोल कैसे सकते हो? इससे भी ज्यादा तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जानता हूँ कि तुम दुखी क्यों हो और यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही थी। क्यों, बोलो तो। रेनू ने तुम्हारे साथ जो किया वो ठीक नहीं था। मुझे भी तो इसी बात का बुरा लगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम दूसरों की मदद करने वाली एक साफ दिल की लड़की हो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मुझे मफलर वाली कहकर चढ़ाया। मेरी माली हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं गांव खेड़े से आती हूँ, इसीलिए मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। रेखा, तुम दुखी मत हो। जिस मफलर के लिए इन्होंने तुम्हें चढ़ाया है
वही मफलर अब तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनेगा। वो कैसे? जरा अपना मफलर दिखाना। रेखा ने जब अपना मफलर देखा तो वो एकदम से नया हो चुका था। इस मफलर से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो, लेकिन हाँ, इसका तुम गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हारे साथ गलत करेगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल अगर तुम किसी का नुकसान करने के लिए करोगी तो भी ये नुकसानदायक है। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने और दूसरों की मदद के लिए करना, तभी तक ये वरदान है, नहीं तो ये श्राप बन जाएगा। ये कहकर चील उड़ गया। रेखा को विश्वास न हुआ कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? एक चील बोल कैसे सकता है? और पुराना फटा हुआ मफलर अचानक से नया कैसे हो गया? क्या चील ने जो कहा वो सच होगा? देखती हूँ। मफलर, मुझे तुम उस पेड़ पर जो अमरूद है वो ला कर दो। तभी रेखा के हाथ में एक अमरूद प्रकट हुआ। ये तो कमाल है। मफलर, अब मुझे उड़ाकर मेरे घर तक ले चलो। रेखा के ये कहते ही रेखा हवा में उड़ने लगी। कितना मजा आ रहा है, ये तो सच में जादुई मफलर बन गया है। रेखा जब अपने घर आई तो उसने अपने मफलर से कहा, मफलर, मुझे जल्द से जल्द अच्छे कपड़े दे दो। ये कहते ही नए नए कपड़े रेखा के सामने प्रकट हो गए। रेखा काफी खुश हुई। वाह, ये तो कमाल हो गया। मफलर, मुझे थोड़ा और सुंदर बना दो। ये कहते ही रेखा का रंग रूप एकदम से बदल गया। वो काफी खूबसूरत दिखने लगी। वाह, कल मैं नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाऊंगी। दूसरे दिन जब रेखा अपनी क्लास में जाने लगी तो उसे देखकर सब दंग रह गए। रेखा ने नए कपड़े पहने थे और अब वो काफी सुंदर दिखने लगी थी। रेनू ने जब उसे देखा तो पहचाना ही नहीं। अरे, ये कौन है? नई एडमिशन है क्या? अरे पागल, ये वही है, अपनी दुश्मन रेखा। देख तो कैसे बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। रातों रात इसमें ये बदलाव आया कैसे? हमें इसका पता लगाना ही होगा। तुम जाओ रीमा, जाकर पता करो कि ये गांव की छोरी शहर की गोरी कैसे बनी। जाओ पता करो। कॉलेज से छूटने के बाद जब रेखा कॉलेज के बाहर निकली तो रीमा उसका पीछा करने लगी। जब रेखा शहर से बाहर आई तो रीमा उसे एक दीवार के पीछे से देखने लगी। इस रेखा की बच्ची का रंग रूप बदल कैसे गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब शहर के बाहर आ गई हूँ, मुझे अब अपने मफलर का यूज करना चाहिए। रेखा ने मफलर अपने हाथ में लिया और कुछ बुदबुदाया और तभी रेखा हवा में उड़ने लगी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये रेखा हवा में कैसे उड़ सकती है? मफलर वाली बात सुनकर रेनू को यकीन ही नहीं हो रहा था। यानी सब कुछ उस मफलर की वजह से हो रहा है? हमने जिस मफलर का मजाक उड़ाया वो जादुई मफलर निकला। मुझे वो मफलर चाहिए। रीमा, मुझे वो मफलर चाहिए। कुछ भी करके वो मफलर हमें लेना ही होगा। दूसरे दिन जब रेखा कॉलेज आई तो पढ़ते वक्त उसने अपना मफलर अपने बगल में रखा। इसी का फायदा उठाकर रेनू ने उसी मफलर के जैसा एक मफलर वहां रख दिया और वहां से रेखा का मफलर चुरा लिया। रेखा कॉलेज के बाद शहर से बाहर आई और अपना मफलर उसने अपने हाथ में लिया। चल मफलर, मुझे घर लेकर चल। रेखा के कहने से जब कुछ नहीं हुआ तो वो आश्चर्यचकित रह गई। अरे मफलर, मुझे घर लेकर चल। क्या हुआ? आज मैं हवा में उड़ क्यों नहीं रही हूँ? अरे, इस जादुई मफलर की जादू कहाँ गायब हो गई? कैसे उड़ती वो? मफलर तो रेनू के पास था। रेनू उस मफलर को निहारे जा रही थी। वाह, ये जादुई मफलर अब मेरे पास है। ये जानकर तो रेखा के होश उड़ जाएंगे। मैं अब इससे जो चाहूँ वो करवा सकती हूँ। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है। मफलर, मुझे एक आइसक्रीम और बर्गर ला कर दे। ये कहते ही रेनू के सामने आइसक्रीम और बर्गर आ गया। वाह, इतनी सारी आइसक्रीम और बर्गर। यार, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें जो चाहिए हमें वो सब कुछ मिल सकता है। मफलर अपने पास कब्जे में लेकर रेनू बड़ी खुश हुई
और दूसरे दिन बड़ी खुशी से कॉलेज आई। नए कपड़ों और नई सुंदरता के साथ वो बड़ी सुंदर दिख रही थी। वाह रेनू, तुम तो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो और ये नए कपड़े तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। रीमा, तू अब देखती जा मैं क्या क्या करती हूँ। अरे पहले उस गांव की लड़की को तो मजा चखाओ। मफलर मिलने के बाद बड़ी अकड़ रही थी। चला जा। क्लासरूम में रेनू और रीमा दोनों रेखा के पास आए। रेनू के पास अपना मफलर देखकर रेखा चौंक गई। मेरा मफलर तुम्हारे पास कैसे? यही तो जादू है रेखा। यही थी ना तुम्हारे कपड़े और रहन सहन के बदलने की वजह। अब इसके बिना तुम क्या करोगी? मैं बताती हूँ। मफलर रेखा को भिखारी बना दे, इसके कपड़े गंदे कर दे और इसे बुढ़िया बना दे। रेनू ने रेखा का बुरा चाहा और मफलर का जादू उल्टा हो गया। अब गंदे कपड़े रेनू के थे और वो बुढ़िया हो चुकी थी। अपना ये रूप देखकर वो रोने लगी। नहीं, मुझे ये क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई? हे भगवान, मुझे ठीक कर दो। मफलर, मुझे ठीक कर दो। रेखा, मुझे ठीक कर दो। ये क्या हो गया? रेखा ने जादुई मफलर अपने हाथ में लिया। हे मफलर, रेनू को ठीक कर दे। वो जैसी थी उसे वैसा ही बना दे। फिर से मफलर का जादू चला और पल भर में रेनू पहले जैसी हो गई। मुझे माफ कर दो रेखा, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो। रेनू, तुम्हें किए पर पछतावा है, मुझे इसी बात की खुशी है। अपना भला सोचकर दूसरों का नुकसान करना इंसानियत हमें ये नहीं सिखाती। इंसानियत हमें मिलजुल कर प्यार करना सिखाती है। इसीलिए आगे से तुम किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दोपहर का समय था। तपती धूप, पसीने में भीगे गांव वाले एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। अरे भाई, इस साल तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल काका, लगता है इस बार की गर्मी हम गरीबों की जान ही ले लेगी। घर के अंदर जाएं तो तंदूर जैसा गर्म, बाहर आएं तो धूप में झुलस जाएं। हमारे घरों में ना तो पंखा है ना कूलर, सबके सिर गर्मी से जल रहे हैं। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठाकुर साहब के घर तो बिजली भी रहती है और उनके पास बड़े बड़े कूलर भी हैं। क्यों ना उनसे कुछ मदद मांगी जाए। ठीक कहते हो मोहन, ठाकुर साहब को हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। चलो चलकर उनसे बात करते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली के अंदर एसी चल रहा था। नौकर पंखा झल रहा था। उनकी पत्नी रुक्मिणी ठंडी शिकंजी पी रही थी और बेटी रश्मि किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देखो कौन है? इतनी गर्मी में कौन बाहर घूम रहा है? नौकर दरवाजा खोलता है। सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। मोहन सबसे आगे था। साहब, गांव के लोग आपसे मिलने आए हैं। गांव के लोग? अब क्या समस्या है? अंदर बुलाओ। गांव वाले अंदर आते हैं। एसी की ठंडी हवा उनके पसीने से भीगे शरीर को छूती है, लेकिन ठाकुर की आंखों में उनकी बेबसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। ठाकुर साहब, हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। इस साल की गर्मी असहनीय हो गई है। इस भीषण गर्मी से तड़प रहे हैं। अगर कुछ पंखे या कूलर का इंतजाम हो जाए तो बहुत राहत मिलेगी। गरीबों को भी अब कूलर चाहिए? क्या मजाक कर रहे हो? ठाकुर साहब, हमें पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या इंसानियत के नाते भी आप हमारी मदद नहीं कर सकते? अरे मोहन, तुम तो हो ही मूर्ख। गरीबों की पहचान ही ये है कि वो दुख सहें। तुम सब मेहनत करने वाले लोग हो, गर्मी झेलने की आदत डाल लो। लेकिन ठाकुर साहब, हमारे घरों में बिजली भी नहीं है। बिजली? अरे तुम लोग दिन भर बस भीख मांगने आते हो। मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर जो चाहिए खरीदो। यहाँ मेरी हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गांव वाले एक दूसरे की तरफ दुखी निगाहों से देखते हैं।
लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। मोहन की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज शांत रखता है। ठीक है ठाकुर साहब, हम खुद अपनी मदद करेंगे। गांव वाले निराश और अपमानित होकर वहां से लौट जाते हैं। हमें पहले ही पता था कि ठाकुर कुछ नहीं करेगा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? हमारे पास दिमाग और मेहनत है। हम खुद इस गर्मी से बचने का तरीका निकालेंगे। गांव वाले उसे हैरानी से देखते हैं। चिलचिलाती हुई धूप में मोहन जमीन पर बैठा कुछ सोच रहा था। गांव के कुछ लोग भी आसपास बैठे थे। हमारी किस्मत में तो बस दुख ही लिखे हैं। नहीं काका, हम भी चाहें तो अपनी झोपड़ियों को ठंडा बना सकते हैं। बस देसी जुगाड़ लगाना होगा। मोहन बांस, खजूर की पत्तियां और सरकंडी इकट्ठा करने लगता है। मोहन भैया, ये क्या कर रहे हो? देख चंपा, ये जो खजूर की पत्तियां और सरकंडी है ना, इनसे मैं एक देसी कूलर बना रहा हूँ। अरे, इससे ठंडक कैसे मिलेगी? देखो, मैं इसे घर की खिड़की पर लगाऊंगा और इस पर रोज पानी डालूंगा। जब हवा इसमें से होकर आएगी तो ठंडी हो जाएगी। ये कूलर से कम नहीं होगा। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से देखते हैं। मोहन चिक को दीवार पर लगाता है और उस पर पानी डालता है। धीरे धीरे घर के अंदर ठंडक महसूस होने लगती है। सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल कर रहा है। मोहन छत पर चढ़कर मिट्टी और सूखी घास बिछाता है। गांव के कुछ लोग नीचे खड़े होकर देखते हैं। मोहन बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये हमारी छत को ठंडा रखने का तरीका है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो छत गर्म हो जाती है और घर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं मिट्टी और घास की परत डाल दूं, तो ये धूप को सोख लेगी और घर ठंडा रहेगा। मोहन पूरी छत को मिट्टी से ढक देता है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है, तो घर के अंदर ठंडी हवा महसूस होने लगती है। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। मोहन एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखता है और उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है। गांव के कुछ लोग पास में खड़े थे। अब ये क्या कर रहे हो मोहन भैया? देखो, ये मिट्टी का घड़ा पानी को ठंडा रखता है। अगर मैं इस पर कपड़ा बांध दूं और इसे गीला करता रहूं, तो हवा इससे टकराकर ठंडी हो जाएगी। ये भी एक देसी कूलर जैसा ही काम करेगा। दोपहर का समय था। गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। पेड़ की ठंडी हवा सबको सुकून देती है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे घरों से भी ज्यादा ठंडक है। हाँ काका, जब घर बहुत गर्म हो जाए तो हमें दिन में कुछ समय यहाँ बिताना चाहिए। इससे हम गर्मी से बच सकते हैं। मोहन के घर की खिड़कियों पर गीली चादरें टंगी हुई थीं, जिससे अंदर ठंडी हवा आ रही थी। मोहन भैया, ये गीली चादरें क्यों टंगी हैं? जब हवा इनसे होकर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। इससे घर के अंदर की गर्मी कम होगी। गांव के लोग ये तरीका अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में ठंडक महसूस होने लगती है। गर्मी चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। हवेली के अंदर एसी और कूलर बंद हो चुके थे क्योंकि बिजली चली गई थी। ठाकुर, उनकी पत्नी रुक्मिणी और बेटी रश्मि बेचैनी से पसीने से लथपथ थे। ये बिजली भी ना पता नहीं कब आएगी। बिना एसी और कूलर के तो जीना मुश्किल हो रहा है। अंदर बैठा भी नहीं जा रहा। लगता है जैसे पूरा घर तंदूर बन गया हो। पापा, गर्मी के मारे मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। बहुत घबराहट हो रही है। साहब, अब तो लगता है कि गांव के गरीबों की हालत हमसे भी अच्छी है। बकवास मत कर। उनके पास क्या होगा गर्मी से बचने के लिए? पापा, क्यों ना मैं मोहन के घर जाकर देखूं? आखिर वो लोग इतनी भयंकर गर्मी में कैसे रह रहे हैं? रश्मि हवेली से निकलती है। रास्ते में गर्म लू के थपेड़े उसे परेशान कर रहे थे। वो मोहन के घर पहुंचती है और हैरान रह जाती है। घर में ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी रखा था। खजूर और सरकंडी से बने देसी कूलर से ठंडी हवा आ रही थी। मोहन अपनी पत्नी गीता के साथ बैठा था। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो इतनी ठंडक है। ये सब हमारे देसी जुगाड़ का कमाल है। लेकिन बिना एसी कूलर के भी इतनी ठंड?
हमने खजूर और सरकंडी की चिक लगाई है, जिससे ठंडी हवा अंदर आती है। घर की छत पर मिट्टी और घास की परत बिछाई है, जिससे गर्मी अंदर नहीं आती। और ये देखो, मिट्टी का घड़ा, जिससे हमेशा ठंडा पानी मिलता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इतना आराम तो हमें भी नहीं मिल रहा है। रश्मि जल्दी से वापस हवेली लौटती है। हवेली में ठाकुर पसीने से लथपथ बैठा था। पिताजी, मैं मोहन के घर गई थी। वहाँ तो इतनी ठंडक थी जैसे बारिश हो गई हो। क्या? बिना एसी और कूलर के? हाँ पिताजी, मोहन और गांव वालों ने देसी जुगाड़ लगाए हैं। खजूर और सरकंडी की चिक, मिट्टी की छत और घड़े वाला कूलर। और हम है कि महल जैसी हवेली में भी पसीना बहा रहे हैं। तो क्या हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए? शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने हमेशा सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन असली ज्ञान तो इन गरीबों के पास है। जाओ, गांव वालों को बुलाओ, मुझे सबसे माफी मांगनी है। गांव के लोग इकट्ठा होकर हवेली आते हैं। मोहन भी आता है। मैं आप सबको गलत समझता था। मुझे लगता था कि गरीब सिर्फ तकलीफ सहने के लिए बने हैं, लेकिन आज आपने सिखाया कि असली आराम पैसे से नहीं, बल्कि समझदारी से आता है। मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब, माफी मांगने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप गांव वालों की मदद करें। हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ। मैं गांव के हर घर में देसी जुगाड़ से ठंडी व्यवस्था कराऊंगा, जिससे कोई भी इस गर्मी से परेशान ना हो। मोहन और ठाकुर एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक नई समझ और सम्मान के साथ।